हमारी बेटी घर पर बैठी रह जाती ये हमें मंजूर था, मगर ये जिल्लत हमसे ना सही जाएगी। देखो बेटा, ये रहे तुम दोनों के पासपोर्ट्स और ये कागजात। जी अब्बाजान। ठीक है, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। अब्बाजान मैं जाने की तैयारी करता हूँ। बिल्कुल। बड़े अब्बा, हम यूं बुज़दिलों की तरह अपना वतन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर उन लोगों ने हम पर कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया है तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, अपनी सफाई पेश करेंगे और हमें यकीन है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अब्बास बेटा, नादानों की तरह बातें मत करो। अदालतें उनकी है, फैसला उनका है, हुकूमत उनकी है। अदालतों में जितने आला अफसरान और हाकिम हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और तुम उन्हीं से इंसाफ की उम्मीद रखते हो। बेटे, समझने की कोशिश करो, जिद मत करो। अगर वो इंसाफ नहीं करेंगे बड़े अब्बा, तो कसम परवरदिगार की 2 की जगह 200 फिरंगियों का असल खून करूंगा, फिर चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिप्टी साहब के फैसले को ठुकराने की? मिजाज तो तुमने बिल्कुल अपने वालिद के ही पाए हैं और माँ का पूरा मुजस्समा हो। जो बात ठान ली तो ठान ली, तुम्हें अपने बड़े अब्बा की बात का कोई ख्याल नहीं है। और एक ये है डिप्टी साहब कि तुम्हारे जाने की जद्दोजहद में सुबह से लगे हुए हैं, एक दाना भी मुंह में नहीं गया है और तुम्हें उनकी कोई फिक्र नहीं है, बस अपनी जिद किए जा रहे हो। बस कीजिए बेगम। बड़ी अम्मा, आप ही ये बताएं कि सन 1857 से लेकर अब तक हमारे कितने बुजुर्गों को फांसी हुई है? इस खानदान के 19 बुजुर्गों ने फांसी दी है, मगर बेटा उन लोगों में मुल्क में मर मिटने का जज्बा था, वो लोग ही कुछ और थे। तो अब 20वीं का इंतजार कीजिए। अब्बास, इस वक्त ये सब बातें फिजूल की हैं। अरे थोड़े दिनों में हालात साजगार हो जाएंगे, हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, तुम मुल्क वापस लौट आना। देखो बेटे, अब तुम जल्दी से जाने के लिए तैयार हो जाओ, आबिद भी तैयार होके आता होगा। मैं इन फिरंगियों के डर से अपना वतन और अपना लखनऊ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब्बास बेटा, अब मान भी जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता। मैंने एक बार कह दिया कि मुझे वतन छोड़कर नहीं जाना तो बस नहीं जाना। ओफो अब्बास, जाना तो होगा। काला पानी या फिर फांसी, बरतानिया सरकार का नमकखार हूं, उन्हीं का वफादार, यानी वगैरह वगैरह। अब्बास मियां, ये तुमने क्या कर दिया? अब तुम क्या करोगे? मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हारी। अरे बड़ी अम्मा, आदाब। जीते रहो, खुश रहो लाडले मिर्जा। अल्लाह रखे मुसीबत के इस आलम में भी तुम्हारी वफादारी में कोई फर्क नहीं आया। वो क्या है बड़ी अम्मा, ये तो अंग्रेजों की तहजीब है। कई सालों से अंग्रेजों की मुलाजिमत करते करते उनका असर आ गया है हमारे ऊपर, और फिर अब तो आदत सी हो गई है। बगैर सूट बूट पहने और कपड़ों पे इतर लगाए घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। और तो और ये अंग्रेज जब किसी की जनाजे में भी जाते हैं तो इस्त्री किया हुआ सूट और चमचमाते बूट पहनते हैं। ये बात और है कि उनके दिलों में चाहे कितनी ही सिलवटें क्यों ना हो, लेकिन उनके चेहरे पर एक भी सिलवट नहीं दिखाई देती। उनका असर आ गया है हमारे ऊपर, और अब तो आदत सी बन गई है। अब्बास, जब से तुम्हारी बहन को मालूम पड़ा है कि तुमने एक नहीं बल्कि 2 फिरंगियों का कत्ल कर दिया है, उस बेचारी की आंखों से तो आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे। रो रो कर
जान देने पर आमादा हो गई है वो। क्या आपा को भी इस बात की खबर होगी? तुम्हारी बहन ने ही तो भेजा है मुझे यहाँ पर। तो क्या आपा ने आपको यहाँ भेजा है हमारी मदद के लिए? किस किस तरह से बंद अदालतों के दरवाजे खटखटा कर बरतानिया सरकार के बड़े बड़े अफसरों के घर जाकर उनकी खुशामद करके दरामद करके ये कागजात तैयार कराए। ये तो कहो इतने सालों से बरतानिया सरकार का नमकखार हूं, उन्हीं का वफादार हूं, इसलिए ये कागजात तैयार हो भी गए। मेरी बातों पर गौर फरमाना अब्बास, वरना ये सारी की सारी अफसरी थरी की थरी रह जाएगी। इसलिए ये कागजात तैयार हो भी गए, वरना इतना आसान नहीं है। चलिए, आखिर आपकी सरकार की वफादारी कुछ तो काम आई। आपने हमारे लिए इतनी जहमत उठाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं। ये तो हमारे मकान के कागजात हैं। तुम्हारे अम्मी और अब्बू तो हैदराबाद में जाकर बैठे हैं अब्बास, अब तुम भी चले जाओगे। फिर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी बहन और बहनोई को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। यही सोच सोच कर तो तुम्हारी बहन रो रो कर अपने आंसू बहा रही है, अपनी जान गंवाने की कोशिश कर रही है। लाडले भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहीं नहीं जा रहा और ना ही कहीं जाने का इरादा है। मैंने कहा ना, जाना तो तुम्हें होगा, कहीं ना कहीं तो तुम जाओगे अब्बास। आपा ने ऐसा क्यों किया? सोचने में ज्यादा वक्त जाया मत करो अब्बास, इन कागजात पर दस्तखत कर दो। कम से कम अपनी बहन की आंसुओं का कुछ तो ख्याल करो। तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी निशानी उसके पास रहेगी। तुम्हारा वो मकान तुम्हारी हमेशा याद दिलाएगा उसको। इस वक्त आपको मकान की पड़ी है जो आप इस तरह बोल रहे हैं? क्यों ना बोलूं, आखिर तुम्हारी मौत जो सामने खड़ी है। लाडले, खुदा ना करे। लिखा साहब, आदाब आदाब। अरे मिश्रा जी, आइए आइए, आदाब। मेरी बात पर गौर करना अब्बास, वरना ये सारी की सारी अफसरी थरी की थरी रह जाएगी। अरे अब्बास मियां, जरा जल्दी करो, क्या कोई नई मुसीबत तो नहीं आ गई? मिश्रा जी, सारा घर सुबह से परेशान है और ये अब्बास सुबह से एक ही रट लगाए हुए हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे। परेशानियों को कम नहीं कर सकते, इन्हें समझाइए कि कम से कम उसमें इजाफा तो ना करें। अरे बेटा अब्बास, समझने की कोशिश करो। हम लोगों को भी कब अच्छा लग रहा है कि तुम हमारी नजरों से दूर रहो। अरे दरवाजे पे सवारी खड़ी है, तुमको छोड़ने को हम भी साथ चल रहे हैं। मिश्रा चाचा, आप तो बचपन से हमारे मिजाज से वाकिफ हैं। आप सब समझते क्यों नहीं? आप तो पहली जमात से लेके मुलाजमत तक बड़े अब्बा के साथ रहे। आप उन्हें समझाएं कि हमारा ज़मीर हमें हिंदुस्तान छोड़कर जाने की इजाजत नहीं देता। अरे बेटा अब्बास, हम लोग भी कब चाहते हैं कि तुम बाहर जाओ। बड़ी कोशिशें हम लोगों ने की कि बात यहां रफा दफा हो जाए,
मगर क्या करे, अंग्रेजों का जुल्म सितम सर चढ़ के बोल रहा है। अरे बेटा, तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारे बड़े अब्बा और हमने बड़ी मेहनत करके तुम्हें बाहर भेजने का इंतजाम किया है। बेटा अब मान भी जाओ, कभी तो सुन लिया करो। आबिद, अब हमने तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया। भाई, अपना ख्याल रखना। जीनत बाजी, मैं ईरान ही तो जा रहा हूँ, इसमें इतना रोने धोने की क्या बात है? सच पूछिए, लखनऊ के इस माहौल से तो मैं तंग आ गया हूँ। एक तो मुश्तरका खानदान और ऊपर से हर बात पे हर एक की दखल अंदाजी। ना अपनी मर्जी से जी सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना अपने किसी दोस्त को यहां बुला सकते हैं। कम से कम ईरान में कुछ दिन तो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकूंगा। आबिद, तुम हमें सच कह रहे हो ना? तुम बहला तो नहीं रहे ना? जीनत बाजी, आप बच्ची तो है नहीं कि आपको बहलाया जाए। अब जरा जल्दी कीजिए, रोइए कम और हमारे कपड़े बांधिए। मिश्रा चाचा भी आ गए होंगे। मिश्रा जी, अक्ल हैरान है और दिल परेशान। डिप्टी साहब, आप हिम्मत से काम लें। हाँ, हिम्मत से तो काम लेना ही पड़ेगा। उलझन इस बात की है कि अब्बास जब तक हमारे भतीजे थे, हम उन्हें किसी भी तरह अपने काबू में रख सकते थे, उन्हें डांट सकते थे, टपट सकते थे। लेकिन अब रिश्ता इतना नाजुक हो गया है कि उनसे तेज आवाज में बात भी नहीं कर सकते। उनसे नहीं कह सकते कि भाई अब्बास ये हमारा हुक्म है, ऐसा ही होगा। ये नहीं कह सकते हम। और आपकी भाभी जान इस रिश्ते की नजाकत को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वही छोटी छोटी बातें, घरेलू झगड़े, दो चार जुमले सुनाकर खुद को बड़ा समझने लगती हैं। हमने उनसे 1000 बार कहा कि देखिए, अब्बास अब सिर्फ हमारे भतीजे नहीं रहे, बल्कि इस घर के दामाद भी हैं। पुराने रिश्तों को भूल जाइए और नए रिश्तों के डोर को और मजबूत कीजिए। लेकिन नहीं, उन्होंने तो जैसे हमारी बात से इत्तेफाक न रखने की कसम खा ली है। कितनी हंसती बोलती लड़की थी, एकदम खामोश हो गई। दूसरों को खुशियां बांटने वाली लड़की आज खुद उसकी झोली खुशियों से खाली हो गई है। आप सच कह रहे हैं रिप्टी, ये वक्त शिकवे गिले का नहीं, सोच समझ के अच्छा फैसला करने का है। और एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। वही तो मिश्रा, ये लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? सब के सब खुद मुख्तार और मालिक हो गए हैं, सब के सब। डिप्टी साहब, इतना बड़ा हादिसा हुआ है, अगर इसके बारे में आप सोचो और देखें तो हर शख्स मजबूर और लाचार और बेबस नजर आएगा। भाभी साहब का भी कहना दुरुस्त है और अब्बास भी सही कह रहा है। जब अब्बास ने कत्ल ही नहीं किया तो वो सजा क्यों भुगते और हिंदुस्तान छोड़ के इतनी दूर क्यों जाए? भाई साहब, अब्बास के साथ साथ हमें नरगिस के बारे में भी सोचना चाहिए। कितनी हंसती बोलती लड़की थी, एकदम खामोश हो गई। जब से अब्बास पर ये झूठा इल्जाम लगा है, ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है, और ना ही चैन से रातों को सो पाती है। बस एक ही बात की रट लगाए है
कि चच्ची बताइए, बस तो जाएंगे ना मेरे अब्बास? कत्ल के इस झूठे इल्जाम से दूसरों को खुशियां बांटने वाली लड़की आज खुद उसकी झोली खुशियों से खाली हो गई है। 4 दिन की खुशियां और इतना बड़ा गम। तो भाभी जान, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। डिप्टी, मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि अब्बास और आबिद कुछ दिनों के लिए हमारे गांव चले जाएं। उनके पास सोचने समझने के लिए मौका भी होगा और वक्त भी। उसके बाद वो खुद फैसला कर लेंगे कि उन्हें क्या करना है। हाँ, ये बात भी ठीक है। हम बच्चों के साथ चलेंगे। हम अब्बास को खुद समझाएंगे। मुझे लगता है वो मेरी बात जरूर समझ जाएगा। अभी वक्ती गुस्सा है, जब ठंडा हो जाएगा तो अक्ल खुद ब खुद काम करने लगेगी। भाभी जान, हम तो खुद ये चाहते हैं कि कम से कम आप अब्बास को समझाने की कोशिश करें। आपकी भाभी जान तो उसे समझाने से रही, हमारी भी यही कोशिश है कि अब्बास का बाल बीबी का ना हो। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ। तुम पर हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम डिप्टी साहब को समझा देंगे। माशाअल्लाह, अब ये बड़े हो गए हैं ना, तो सारे फैसले खुद ही कर सकते हैं। भाभी, परदेस आदमी चला तो जाता है, मगर आना उसके बस में नहीं होता। चाची, परदेश में रहेंगे तो हमारे दिल को इत्मीनान होगा कि अब्बास सलामत है। पता नहीं क्यों यहाँ हमें बहुत डर सा लग रहा है। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। जब अपनी अक्ल काम ना करे तो बेटा ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। कोई जाए या ना जाए, मैं तो जा रहा हूं। मुझ में इतनी हिम्मत कहां है कि अपने बुजुर्गों के फैसले को मना कर सकूं। घसीटी, वहाँ क्या बातें हो रही हैं? जरा मुझे भी तो बता। ऐ चच्ची अम्मा, अब मुझे क्या मालूम? तुझे नहीं मालूम? अच्छा ठीक है, ऐसा करो, मुझे अनार का रख ला के दे दो। ऐ चच्ची अम्मा, क्या आपको पता नहीं है रात से शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और आज कैसरबाग की मंडी भी बंद है। और तो और घर के सारे लोग परेशानियों में मुब्तला हैं। हाय अल्लाह, ऐसे आलम में आपको अनार का और सूझ रहा है? अरे अनार नहीं है तो मौसम्बी का रस ही लेती है। चौक की मंडी भी बंद है, अब फल की सारी दुकानें बंद हैं। आज न जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। सुबह से न तो खाने को मिला और न लूडो खेलने को, और यहाँ अब्बास को सारा घर न जाने क्या समझा कर हलकान हो रहा है। हद तो ये हो गई कि पड़ोसी भी समझा रहे हैं, मगर उसकी तो सिर्फ एक ही जिद है कि नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। एक घसीटी, तुझे कुछ पता है कि कहाँ नहीं जाने के लिए कह रहा है? है कहीं काला पानी जाने के लिए तो नहीं इनकार कर रहा है? खुदा ना करे, अब अच्छा है नहीं जाएंगे तो। अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं शादी को, अब कैसे जाएंगे आप ही बताइए। अरे इनको दुल्हन की इतनी फिक्र होती तो ये दंगे फसाद में हिस्सा क्यों लेता? इन्हें तो लीडरी का बुखार है। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, आओ हमारे साथ लूडो खेलो। हाय अल्लाह, बावर्ची खाने से कुछ जलने की बू आ रही है। बावर्ची खाने में नहीं बल्कि मेरे सीने में दिल जल रहा है।
घर में क़यामत आन पड़ी है और इनको लूडो की पड़ी है। अरे भाई समझाइए इन्हें, जरा समझाइए। हमारी क्या किसी की बात इनकी समझ में नहीं आ रही। इनके चले जाने से हिंदुस्तान में कोई कयामत नहीं आ जाएगी। और हम कब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाएं, लेकिन ये वक्त का ऐसा तकाजा है जिसे हर कीमत पर हमें बर्दाश्त करना होगा। पद्मिनी भाभी, आप समझाइए, शायद आपकी बात इनकी समझ में आ जाए। आप हैदर अली खान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? दोनों का अरेस्ट वारंट है मेरे पास। आप तो हम लोगों की हिम्मत है, और आप अगर हिम्मत हार जाएंगे तो हम सब बिखर जाएंगे। बेगम, इस हादसे ने तो हमें मजबूर और लाचार कर दिया। हम अपने सामने 3 जिंदगियां बिखरते हुए देख रहे हैं। हम अपने बच्चों की जिंदगी की कश्ती को डूबने नहीं देंगे।